नमस्कार। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ये कैसे तय करते हैं कि अपनी रिसर्च में किसे शामिल किया जाए? सुनने में ये बड़ा सीधा लगता है ना? पर असल में ये इतना आसान है नहीं। सच तो ये है कि उन्हें बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर भारत में डायबिटीज पर कोई स्टडी करनी हो। अब देश में 7 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा मरीज हैं। तो क्या उन सब पर एक एक करके स्टडी करना मुमकिन है? जाहिर है, जवाब है बिल्कुल नहीं। और देखिए, यही रिसर्च की असली दुनिया की सच्चाई है। हमेशा कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। इसीलिए रिसर्चर्स को एक स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ता है। और यहीं पर दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स सामने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो किसी भी रिसर्चर का, आप कह सकते हैं, अंतिम लक्ष्य होता है। इसे उनका ड्रीम ग्रुप या सपनों का समूह भी कहा जा सकता है। टेक्निकल भाषा में इसी ड्रीम ग्रुप को टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये उन सभी लोगों का पूरा ब्रह्मांड है जिनके बारे में वो रिसर्चर अपनी स्टडी के आखिर में कोई दावा करना चाहता है। जरा इन उदाहरणों के पैमाने को देखिए। भारत के सभी वयस्क मरीज या फिर सभी महिलाएं, ये सैद्धांतिक समूह हैं। हकीकत में तो इनमें से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना नामुमकिन जैसा ही है। और बस यहीं पे असली दुनिया की हकीकत सामने आती है। इस आदर्श टारगेट पॉपुलेशन के सामने एक व्यावहारिक और ज़मीनी हकीकत वाला ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन असल में टारगेट पॉपुलेशन का ही वो हिस्सा है जिस तक एक रिसर्चर वाकई में पहुंच सकता है। यही वो सोर्स या स्रोत है जहां से स्टडी के लिए लोग चुने जाते हैं, और ये जगह, समय और पैसे जैसी सीमाओं में बंधा होता है। तो देखा, भारत के सभी मरीजों की जगह अब हम बात कर रहे हैं कुछ चुने हुए शहरों के खास अस्पतालों के मरीजों की। ये वो ग्रुप है जहां तक रिसर्चर की पहुंच असलियत में है। तो निचोड़ ये है कि टारगेट पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक अंतिम मंजिल की तरह, और एक्सेसिबल पॉपुलेशन एक व्यवहारिक ज़मीनी हकीकत है जहां से रिसर्च का सफ़र शुरू होता है। ये टेबल इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। टारगेट पॉपुलेशन का दायरा बहुत बड़ा है और लक्ष्य है कि स्टडी के नतीजे उस पूरे के पूरे ग्रुप पर लागू हों। दूसरी तरफ एक्सेसिबल पॉपुलेशन का दायरा छोटा है और इसका काम सिर्फ सैंपल चुनने के लिए एक जरिया बनना है, जो असल दुनिया की बाधाओं से घिरा होता है। अच्छा, तो इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? चलिए इस सफर को देखते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी के आइडिया से लेकर उन असली लोगों तक जो आखिर में स्टडी में हिस्सा लेते हैं। ये तस्वीर देखिए, इससे पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाती है। हम शुरू करते हैं टारगेट पॉपुलेशन से, यानी भारत के 7 करोड़ 70 लाख डायबिटीज मरीज। यहां से रिसर्चर एक छोटे ग्रुप तक पहुंचता है। मान लीजिए कुछ चुनिंदा अस्पतालों के 50,000 मरीज। ये हो गई हमारी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। और फिर इस लिस्ट में से आखिर में सिर्फ 400 लोगों का एक सैंपल असली स्टडी के लिए चुन लिया जाता है। एक बार सैंपल पे स्टडी हो जाए तो असली मकसद होता है नतीजों को बड़े ग्रुप पर लागू करना। तो सैंपल के नतीजे पहले तो सीधे सीधे उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन पर लागू होते हैं जहां से वो लिए गए थे। और अगर वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन हमारी बड़ी वाली टारगेट पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेशन करती है, तो रिसर्चर्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये नतीजे उस सबसे बड़े समूह के लिए भी सही होंगे। ये एक लॉजिकल कदम है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अकादमिक सी लगने वाली बातें हैं, इनका असल दुनिया में क्या मतलब है? ये अंतर जानना इतना ज़रूरी क्यों है? अरे ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगली बार जब कोई स्टडी सामने आए तो खुद से ये पूछना ज़रूरी है, उन्होंने असल में किन लोगों पर स्टडी की थी। अगर सैंपल सिर्फ एक शहर के एक ही अस्पताल से लिया गया था, तो क्या हम सच में उन नतीजों को पूरे देश पर लागू कर सकते हैं? इस फर्क को समझना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े एक और चीज़ है सैम्पलिंग क्राइटेरिया। ये और कुछ नहीं, बस शामिल करने और बाहर रखने के नियम हैं। जैसे उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या कोई और गंभीर बीमारी ना हो। ये नियम ही तय करते हैं कि कौन स्टडी का हिस्सा बन सकता है और कौन नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग फ्रेम। ये वो असली लिस्ट है, जैसे किसी अस्पताल के सभी मरीजों की लिस्ट, जिसमें से सैंपल के लिए लोगों को चुना जाता है। आखिर में पूरी कहानी इसी एक बात पर आकर रुकती है। मकसद ये है कि वो छोटा सा सैंपल उस बड़ी आबादी का आईना हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो रिसर्च के नतीजे चाहे कितने भी दिलचस्प क्यों ना लगें, बड़े पैमाने पर शायद उतने उपयोगी या लागू करने लायक नहीं होंगे।
तो अगली बार जब कोई रिसर्च रिपोर्ट सामने आए तो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर मत रुकिएगा। थोड़ा गहराई में जाकर इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। ये आदत हमें एक ज्यादा जागरूक और बेहतर पाठक बनने में मदद करेगी।